इस पूरे ब्रह्मांड में या कम से कम हमारी इस पृथ्वी पर असली बॉस आखिर है कौन? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो सदियों से हमारे दिमाग को उलझाता रहा है। देखिए, एक तरफ तो इंसान है जिसने अपने दिमाग के बल पर गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी, खतरनाक मशीनें बना लीं और अब तो हम स्पेस में भी जा रहे हैं। लगता है ना कि हम अजेय हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी प्रकृति, जो अपने बस एक छोटे से इशारे से पलक झपकते ही सब कुछ मिटा सकती है। आज के इस डीप डाइव में हम मानव नवाचार और प्राकृतिक दुनिया की इस असीम शक्ति के बीच होने वाले इसी बुनियादी टकराव को समझने वाले हैं। यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी चर्चा के केंद्र में रहने वाला है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इस आधुनिक तकनीक ने हमें सबसे ताकतवर बना दिया है, हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर प्रकृति वो अंतिम शक्ति है जिसने पहले से ही हमारी हर चाल तय कर रखी है? आज हम जिन स्रोतों और सिद्धांतों का विश्लेषण कर रहे हैं वो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो बुनियाद हैं जिस पर हमारी और आपकी यानी पूरी मानव सभ्यता की कहानी टिकी हुई है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा सफ़र काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे भूगोल की 3D दुनिया को समझने से, फिर एक बहुत ही शानदार घर के रूपक के जरिए इसे डीकोड करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे एक समुद्र तट पर जहां भूगोल की 5 शाखाएं एक साथ दिखेंगी। फिर इतिहास के पन्नों से मंगोल साम्राज्य और नियतिवाद की बात करेंगे, और अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठाएंगे कि क्या हमारा यह अहंकार भी पहले से तय है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की 3D दुनिया की और हमारे ग्रह के असल डायमेंशंस को डीकोड करते हैं। क्योंकि इंसान और प्रकृति के इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें पहले उस मैदान को समझना होगा जिस पर यह खेला जा रहा है। हम बचपन से ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हैं, राइट? पर यह सिर्फ देशों की राजधानियां रटने या नक्शों पर उंगली घुमाने के बारे में नहीं है। प्राचीन ग्रीक भाषा में देखें तो यह 2 शब्दों से बना है, जियो यानी पृथ्वी और ग्राफिया मतलब उसकी व्याख्या करना, यानी पृथ्वी की व्याख्या। लेकिन जब हम पृथ्वी कहते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक सपाट, फ्लैट सी जमीन आती है। ये धारणा बहुत आम है, लेकिन सच कहूं तो ये पूरी तरह से अधूरी है। असल में भूगोल हमारी पृथ्वी को एक पूरे 3D सिस्टम यानी 3 डायमेंशनल मॉडल के रूप में देखता है। ये सिर्फ वो सतह नहीं है जहां हम और आप रहते हैं, पहाड़ या समंदर है। इसके चारों ओर वो विशाल वायुमंडल भी है जहां तूफान और मौसम बनते हैं। और सबसे दिलचस्प, इसके ठीक नीचे का हिस्सा, सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे जो धधकता हुआ मैग्मा और खिसकती हुई टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो भी भूगोल ही हैं। जरा सोचिए, जमीन के नीचे की वो अदृश्य हलचलें ही तो ऊपर भूकंप या ज्वालामुखी के रूप में फटती हैं। यहां हर एक चीज ऊपर से लेकर नीचे तक एक अदृश्य धागे से जुड़ी हुई है। और आपको हैरानी होगी कि ये विज्ञान कितना पुराना और कितना ज्यादा सटीक है। आज से 2000 साल से भी पहले, जी हां, 2000 साल पहले प्राचीन यूनानी विद्वान एराटोस्थनीज ने हमारी पृथ्वी की पूरी गोलाई को नाप लिया था, बिना किसी सैटेलाइट के, बिना किसी सुपर कंप्यूटर के, सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी, सूरज की परछाई और बेसिक ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके। और उनकी वो कैलकुलेशन आज के हमारे मॉडर्न डेटा के बिल्कुल करीब थी। ये साबित करता है कि भूगोल कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये प्योर साइंस और गणित है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, भूगोल के घर का रूपक। चूंकि यह सब्जेक्ट इतना विशाल है तो इसे आसानी से समझने के लिए एक बेहतरीन एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए भूगोल को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। आप बस ये मान लीजिए कि भूगोल एक विशाल घर की तरह है। इस घर की जो मजबूत नींव है, जो दीवारें और छत हैं, जो हमें प्रकृति ने एकदम रेडीमेड बनाकर दी हैं, जैसे कि ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और गहरे समंदर, वो है हमारा भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। ये वो ढांचा है जो हमें मिला है। और दूसरी तरफ है मानव भूगोल। ये वो बदलाव है जो इस घर में रहने वाले किराएदारों ने यानी कि हमने किए हैं। जब हम कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हीटर लगाते हैं, जंगलों को काटकर खेती करते हैं या कंक्रीट के बड़े बड़े शहर बसा लेते हैं, तो वो हमारा सर्वाइवल है। ये प्रकृति के बनाए ढांचे और इंसानों द्वारा उसमें किए गए बदलावों के बीच का एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही विजुअल एक्सपीरियंस की तरफ चलते हैं। समुद्र तट पर 5 शाखाएं। अगर हम सिर्फ उस प्राकृतिक ढांचे यानी भौतिक भूगोल की ही बात करें तो वो भी अपने आप में इतना विशाल है कि दिमाग चकरा जाए। इसे थोड़ा सिंपल बनाते हैं।
बस इमेजिन कीजिए कि आप एक खूबसूरत समुद्र तट पर खड़े हैं। आपके पैरों के नीचे जो रेत और चट्टानें हैं ना, वो भू आकृति विज्ञान है, जो हमें बताता है कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं, पहाड़ बने और लहरों ने उन्हें घिसकर रेत बना दिया। आपके चेहरे से जो वो चिपचिपी नम हवा टकरा रही है, वो जलवायु विज्ञान है। सामने जो लहरें मारता हुआ विशाल समंदर है, वो समुद्र विज्ञान है। आपके आसपास जो केकड़े भाग रहे हैं या मैंग्रोव के जंगल हैं, वो जैव भूगोल हैं। और शाम होते ही जब पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगता है, तो वो खगोल विज्ञान है, क्योंकि अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर दूर बैठा चांद अपने गुरुत्वाकर्षण से उस समंदर के पानी को अपनी तरफ खींच रहा है। सब कुछ एक ही फ्रेम में है ना, कमाल की बात। अब इसी समुद्र विज्ञान वाले हिस्से पर थोड़ा और जूम इन करते हैं। ये समंदर सिर्फ खारे पानी का एक बड़ा सा टब नहीं है। महासागर असल में हमारी इस पूरी पृथ्वी के लिए एक विशाल हीटर और एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। समुद्र के अंदर पानी की विशाल अदृश्य नदियां बहती हैं, जिन्हें हम समुद्री धाराएं या ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। ये धाराएं भूमध्य रेखा की उस भयंकर गर्मी को उठाती हैं और बर्फीले ध्रुवों तक ले जाती हैं और वहां की ठंडक को वापस गर्म इलाकों में लाती हैं। सच मानिए, अगर ये कन्वेयर बेल्ट अचानक रुक जाए ना, तो दुनिया के कई हिस्से रातों रात बर्फ की चादर में जम जाएंगे। और अगर हम जैव भौगोलिक अनुकूलन की बात करें तो यहाँ जिंदगी को पूरी तरह से भूगोल के नियमों के हिसाब से ढलना ही पड़ता है। कोई चॉइस नहीं है। अगर आप खारे पानी और दलदल में एक आम का पेड़ लगा दें तो वो तुरंत सूख कर मर जाएगा, लेकिन वहीं मैंग्रोव के पेड़ बिल्कुल मजे से पनपते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाखों सालों के इवोल्यूशन में अपनी जड़ों को उस नमकीन पानी से बाहर हवा में निकालकर सांस लेना सीख लिया है। जीवन को बचाने के लिए भूगोल के साथ यही कॉम्प्रोमाइज, यही अनुकूलन जैव भूगोल है। अब इस एक्सप्लेनर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हम बढ़ते हैं नियतिवाद और मंगोल साम्राज्य की तरफ। हमने ये तो समझ लिया कि प्राकृतिक ढांचा क्या है और इंसान कैसे उसमें ढलता है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल को जन्म देता है। क्या वाकई में सब कुछ हम कंट्रोल कर रहे हैं? यहाँ एंट्री होती है नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म की थ्योरी की। ये एक ऐसा विचार है जो इंसानी अहंकार को चकनाचूर कर देता है। इस विचारधारा का सीधा सा मतलब यह है कि इस धरती पर जो कुछ भी हो चुका है, जो आज हो रहा है या जो आगे भविष्य में होने वाला है, वो सब कुछ पहले से ही हमारे प्राकृतिक पर्यावरण ने लिख रखा है। इसके हिसाब से हमारी अपनी कोई फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा है ही नहीं। हम बस प्रकृति के हाथों की कठपुतलियां हैं जो एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट पर डांस कर रहे हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल सेम्पल के शब्द सुनिए। उन्होंने इसे बहुत ही चरम रूप में समझा है। वो लिखती हैं कि प्रकृति ने ही मानव को जन्म दिया है, वही हमारी मुश्किलें तय करती है और वही समाधान सुझाती है। उनका मानना था कि प्रकृति इंसान की हड्डियों, कोशिकाओं, हमारे दिमाग और यहाँ तक कि हमारी आत्मा में समाई हुई है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शायद हमारे विचार, हमारे फैसले असल में हमारे अपने हैं ही नहीं। और अगर आप इतिहास पलटकर देखें तो इसके बहुत ही ठोस प्रमाण मिलते हैं। चंगेज खान के उस खूंखार मंगोल साम्राज्य को ही ले लीजिए। अगर हम इस नियतिवादी नजरिए से देखें तो उस विशाल साम्राज्य का असली निर्माता चंगेज खान नहीं था, बल्कि मध्य एशिया का वो कठोर भूगोल था। वहां के स्टेपीज, घास के मैदानों की वो चुभने वाली ठंड और शुष्क जलवायु ने जमीन को ऐसा बना दिया था कि वहां खेती करना लिटरली असंभव था। जरा इस चेन रिएक्शन को देखिए। कठोर जलवायु ने खाने की भयंकर कमी पैदा कर दी। अब जिंदा रहने के लिए समाज को एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ा, खाना बदोश बनना पड़ा और पूरी तरह घोड़ों पर निर्भर होना पड़ा। इस बेहद कठोर लाइफस्टाइल ने मंगोलों को बचपन से ही ऐसे सांचे में ढाल दिया कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन घुड़सवार और खतरनाक योद्धा बन गए। और फाइनली इसी का नतीजा था दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी साम्राज्य। प्रकृति ने ये पूरी पटकथा चंगेज खान के पैदा होने से सदियों पहले ही लिखकर तैयार कर दी थी। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल पर। क्या हमारा अहंकार भी पहले से तय है? आधुनिक दुनिया को देखते हुए ये सोचना थोड़ा अजीब लगता है कि हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिएक्शन हैं। आज हमने पहाड़ों का सीना चीरकर सुरंगें बना दी हैं, -डिग्री में रूम हीटर लगा लिए हैं और नदियों पर विशाल कंक्रीट के बांध बना दिए हैं। तो क्या हमने प्रकृति के इस तथाकथित नियम को तोड़ दिया है? यही तो मानव अहंकार और नियतिवादी वास्तविकता के बीच की सबसे बड़ी टक्कर है। हम सोचते हैं कि हमने अपनी तकनीक से प्रकृति को हरा दिया है, लेकिन एक डिटर्मिनिस्ट आपसे कहेगा, रुकिए, आपको हीटर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि प्रकृति ने कड़ाके की ठंड पैदा की। बांध क्यों बनाए? क्योंकि पानी का बहाव अनियंत्रित था।
और सबसे बड़ी बात, ये सारी एडवांस टेक्निक बनाने के लिए जो लोहा लगा, जो कोयला लगा और खुद इंसान का जो शानदार दिमाग लगा, वो भी तो प्रकृति की ही उपज है। तो क्या ये सारी टेक्निक भी हमें प्रकृति के इस पिंजरे से बाहर निकाल पा रही है? शायद नहीं। फिर भी आज जब पूरी दुनिया भयानक जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती से जूझ रही है, तो हम इंसान चुप नहीं बैठे हैं। हम क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके बादलों से जबरदस्ती कृत्रिम बारिश करवा रहे हैं। हम बीजों की जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं ताकि वो किसी भी मौसम में उग सकें। कुल मिलाकर हम सीधे सीधे प्रकृति के इस पूरे सिस्टम को ही हैक करने की और उसकी उस पुरानी पटकथा को अपने हिसाब से फिर से लिखने की एक बहुत ही आक्रामक कोशिश कर रहे हैं। और बस यहीं पर आकर एक ऐसा दिमाग सुन्न कर देने वाला सवाल खड़ा होता है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। क्या हम इंसान आज अपनी इन एडवांस तकनीकों के बल पर सचमुच प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं? या फिर एक पल के लिए सोचिए, क्या प्रकृति को कंट्रोल करने की हमारी ये जिद, हमारा ये ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार भी उसी पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट का ही एक हिस्सा है? एक ऐसी स्क्रिप्ट जो शायद हमें हमारे ही विनाश की तरफ ले जा रही है। क्या हमारा ये अहंकार भी पहले से तय है? ये एक ऐसा विचार है जो हमारे और प्रकृति के इस पूरे रिश्ते को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। इस पर जरूर सोचिएगा।